25-30 साल हो गए हैं मंडल कमीशन लागू होकर और रिजर्वेशन 27% लागू होकर, मगर ये मेडिकल साइंसेस के एरिया में लागू नहीं किया जाना ये बहुत बड़ा अन्याय करने वाला मामला था। इसके विरोध में जो आंदोलन चलाया गया, उस आंदोलन की बदौलत सरकार को मजबूर होकर ऐसा करना पड़ा। तो नरेंद्र मोदी ने इसका श्रेय अपने मंत्रियों को देने के लिए मंत्रियों के द्वारा ज्ञापन देने की नौटंकी करने का काम किया। प्रभावशाली तरीके से कोई विकल्प खड़ा नहीं किया जाता तब तक वोटों का ध्रुवीकरण होने की संभावना नहीं है। उसी 27% के अधीन ये रिजर्वेशन दिया जा रहा है, इसलिए सीटें कम होने का जो आरोप लगाया जा रहा है, ये आरोप में कोई सच्चाई नहीं है। मेरिट वाले स्टूडेंट का नुकसान होगा तो हमारे देश में लोकतंत्र है। मेश्राम साहब, आपका MNT में स्वागत है। और धन्यवाद। अभी सरकार ने जो नीट और मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन को लेकर OBC और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग 27% और आर्थिक कमज़ोर है जो उनको 10% आरक्षण देने का अभी बिल पास किया, तो उसको कैसे देखते हैं? इसका संबंध जो देश भर में वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा पिछड़े वर्ग मोर्चा के माध्यम से जो देश भर में ज्ञापन दिया गया और उसके बाद धरना प्रदर्शन भी किया गया। उसके बाद सरकार में हलचल पैदा हुई कि ये इशू उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव को प्रभावित कर सकता है। इस वजह से सरकार ने मजबूर होकर इसको लागू करने का काम किया। अन्यथा 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय इसे लागू नहीं किया गया। 25-30 साल हो गए हैं मंडल कमीशन लागू होकर और रिजर्वेशन 27% लागू होकर, मगर ये मेडिकल साइंसेस के एरिया में लागू नहीं किया जाना ये बहुत बड़ा अन्याय करने वाला मामला था। और ये अन्याय करने वाला मामला नीट के माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पर उभर कर आया और इस वजह से इसके विरोध में जो आंदोलन चलाया गया, उस आंदोलन की बदौलत सरकार को मजबूर होकर ऐसा करना पड़ा। ये बात जानने और समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक नौटंकी करने का भी काम किया कि जो मंत्री 28 मंत्री बैकवर्ड क्लासेस के लिए गए और इतने सारे मंत्री होने के बावजूद भी ये निर्णय लिया गया। एजुकेशन मिनिस्टर बैकवर्ड क्लास का, OBC का होने के बावजूद भी ये निर्णय लिया गया। और बाद में जब सारे देश भर में इसके विरोध में आंदोलन चलना शुरू हो गया तो नरेंद्र मोदी ने इसका श्रेय अपने मंत्रियों को देने के लिए मंत्रियों के द्वारा ज्ञापन देने की नौटंकी करने का काम किया।
आंदोलन करने वाले लोग सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं और सरकार में शामिल मंत्री भी ज्ञापन दे रहे हैं, तो फिर मंत्री काहे के लिए बनाए? अगर ये मंत्री बैकवर्ड क्लासेस के थे तो बैकवर्ड क्लासेस का प्रतिनिधित्व करने का काम इनको करना चाहिए था। संगठन चलाने वाले लोग भी ज्ञापन दे रहे हैं और मंत्री भी ज्ञापन दे रहे हैं, तो क्या मंत्रियों के पास अधिकार नहीं है अपने लोगों के हक और अधिकार के लिए सही फैसले लेने का? तो फिर इन लोगों को मंत्री क्यों बनाया गया? केवल नामधारी मंत्री बनाया गया, दिखाने के लिए मंत्री बनाया गया। और अगर बैकवर्ड क्लासेस के मंत्रियों की वजह से अगर ये लागू किया गया, अगर ऐसा है, तो क्या बैकवर्ड क्लासेस के मंत्री जाति आधारित जनगणना का फैसला करने के लिए दोबारा कोई ज्ञापन देने वाले हैं या कोई फैसला करने वाले हैं? मंत्रिमंडल में कोई फैसला करने वाले हैं? तो ये नौटंकी अब लोगों को समझ में आ रही है। इस नौटंकी को समझना बहुत जरूरी है। एक अभी इसको मास्टर स्ट्रोक भी बता रहे हैं ये बीजेपी का, क्योंकि कुछ राज्यों में इलेक्शन है, जैसे पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, तो इसको लेकर भी कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में जो ओबीसी समाज है वो उत्तर प्रदेश में है। क्या लुभाने की कोशिश है उनको 27% आरक्षण की? यदि ये मान लिया जाए कि ये लुभाने की कोशिश है, तो ये फैसला लोगों के विरोध होने के पहले लिया जाना चाहिए था, मगर लोगों ने जब आंदोलन का रुख अख्तियार किया उसके बाद लिया गया, इसलिए इसका फ़ायदा होने का समय हाथ से निकल गया। इसका फ़ायदा होने की संभावना नहीं है। मगर उत्तर प्रदेश में विपक्ष बिखरा हुआ है, 4 हिस्सों में बटा हुआ है। एक कांग्रेस है, एक समाजवादी है, एक बहुजन समाज पार्टी है और दूसरे और भी छोटे छोटे बैकवर्ड क्लासेस के और भी दल है। तो इनमें वो 4 हिस्सों में बटा हुआ है और 4 हिस्सों में विपक्ष बटा होने की वजह से चाहे जनता बीजेपी के विरोध में हो, मगर विपक्ष बटा होने की वजह से इसका फ़ायदा दोबारा बीजेपी को होने की संभावना को इनकार नहीं किया जा सकता। तो जब तक विपक्ष विकल्प खड़ा करने का काम नहीं करता, प्रभावशाली तरीके से कोई विकल्प खड़ा नहीं किया जाता, तब तक वोटों का ध्रुवीकरण होने की संभावना नहीं है। और जब तक वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होगा तब तक विपक्ष को फ़ायदा होने की संभावना नज़र नहीं आ रही है। सरकार को तो फ़ायदा होने की संभावना कम ही है, मगर विपक्ष को भी फ़ायदा होने की संभावना नहीं है। ऐसी दुविधाजनक स्थिति उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश का चुनाव 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। अगर ये सेमीफाइनल में बीजेपी चुनाव जीत गई तो उसके फाइनल में चुनाव जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर सेमीफाइनल में बीजेपी चुनाव हार गई तो उसके हारने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये बात समझने की है। एक जब से ये लागू हुआ है आरक्षण, और तब से सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाई जा रही है कि ये स्वर्ण विरोधी है, इससे जो जनरल कैटेगरी के हैं उनकी सीटें कम हो जाएंगी। इसमें आरक्षण को लाकर जो टैलेंट है उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। जब वो ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन लागू किया गया था, उसी 27% के अधीन ये रिजर्वेशन दिया जा रहा है, इसलिए सीटें कम होने का जो आरोप लगाया जा रहा है, ये आरोप में कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि ये तो 16 नवंबर 92 को सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दिया उसी समय 27% लागू हो गया। तो ये कहना सही नहीं कहा जा सकता कि उनकी सीटें कम होगी। हाँ, इतना ज़रूर है
कि बैकवर्ड क्लासेस को मेडिकल साइंसेस में 27% रिजर्वेशन ना देने से ये 27% सीटें भी वो ब्राह्मण और तत्समूचे जाति के लोग लेके जा रहे थे। तो इनके अधिकारों पर अतिक्रमण हो रहा था। तो ये एक बात है। तीसरा बात है कि इससे मेरिट वाले स्टूडेंट का नुकसान होगा। तो हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र जो है वो मेरिटोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा अहम बात ध्यान रखना पड़ता है रिप्रेजेंटेशन को, प्रतिनिधित्व को। तो ये प्रतिनिधित्व देने का मामला है और ये प्रतिनिधित्व देने का मामला होने की वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि मेरिट को नुकसान होगा, क्योंकि बैकवर्ड क्लासेस के जो भी स्टूडेंट इसमें आएंगे उनको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके आधार पर मेरिट निर्धारित होता है, और जो ब्राह्मणों को सवाल पूछे जाते हैं उसमें कंसेशन तो दिया नहीं जाता। जो पेपर जांचने वाले लोग हैं उस जांचने वाले लोगों के द्वारा भी कोई कंसेशन नहीं दिया जाता कि ये बैकवर्ड क्लास का स्टूडेंट है इसलिए इसको थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स दिया जाए, ऐसा तो होता नहीं है। इसलिए ये कहना गलत बात है और हम लोगों को देश के डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए, ये ज़रूरी बात है। एक कांशीराम जी के समय से एक नारा चलता आ रहा है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, और जो बामसेफ के ऑफशूट बैंक है जैसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वो भी यही मांग करता आ रहा है। तो क्या जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है वो 27% से खुश हो जाएगा? अभी तो 27% का ही मामला है, मगर लड़ाई जो है वो जिनकी संख्या भारी वाला जो मुद्दा है वो बरकरार है। दो मुद्दे अलग अलग है। मेडिकल साइंसेस की सीटें 27% के अधीन देने ना देने का मुद्दा था, वो आंदोलन के बदौलत दबाव की वजह से देना पड़ा मजबूरी में। अब 52% लोगों को 52% रिजर्वेशन दिया जाए या संख्या के अनुपात में दिया जाए, इसके लिए ज़रूरी है जातीय आधारित गिनती किया जाना। जातीय आधारित गिनती निर्धारित होगी तो फिर उसके आधार पर बहुत सारी बातें भविष्य में निर्धारित की जा सकती है।